Good morning to one and all that are present here. Today we are starting our new chapter, that is Story of Village Palampur. Very important chapter for you all और बहुत ही easy peasy chapter है और इस बार हम पूरा chapter complete कर लेंगे, इस पूरी बुक को ख़त्म कर लेंगे इकोनॉमिक्स की। ये चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी, आप सब लोग कर लोगे। ठीक है, तो इसी वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत आराम से वीडियो है और अब देख लेना। ठीक है, थोड़ी लंबी जाएगी, इट्स ओके, पर वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगी। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो अब नाम से पता चलता है हम किसी गांव के बारे में हम जानने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये कहानी किस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। अब कोई तरीका पक्का तो होगा ही, ऑफ कोर्स होगा। सो लेट अस सी। देखो, ये स्टोरी जो है ना, मेनली जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मेनली जो एक विलेज के बारे में बात करने वाले हैं, उसकी प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, और इस विलेज का नाम क्या है? पालमपुर है नाम इसका। इसलिए स्टार्टिंग में लिखा गया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। समझ गए? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे चैप्टर से ही। तो किस चीज़ की कहानी है? हम एक ऐसे हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड? प्रोडक्शन के रिलेटेड। और उस विलेज का नाम क्या है? पालमपुर है। सो लेट स्टार्ट गाइस। ओके, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, चलो करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि मेनली इस चैप्टर में होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, है ना। तो देखो, चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे, कोई विलेज हो तो यहाँ मेन काम क्या आएगा? फार्मिंग करना। ठीक है, फार्मिंग ये मेन है आपका, सबसे मेनली काम फार्मिंग और प्रोडक्शन करना सबसे मेन काम थे, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसी मुंह से याद कर लो अपने। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो क्या है चैप्टर, पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर हाइपोथेटिकल विलेज मतलब क्या होता है। अभी बताते हैं आपको हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब क्या होता है। तो सुनो, हाइपोथेटिकल मतलब होता है इमेजिनेशन मतलब कुछ चीज़ इमेजिन करते हैं ना कि आज कुछ ऐसा होगा, मतलब किसी ने सोच समझ के बनाया है, इमेजिन जस्ट किया है उसने। ठीक है, इमेजिनेशन, तो इसका मतलब क्या होगा? इमेजिनेशन। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हर एक लाइन का मतलब नहीं समझना, इतना बहुत ही ईजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली बात होगी कि क्या मतलब होता है हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब इमेजिनेशन विलेज। किसी ने ये जो पालमपुर स्टोरी है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, क्या है? हाइपोथेटिकल विलेज। और वेयर फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी। क्या मेन एक्टिविटी है यहाँ पर? कौन सी मेन एक्टिविटी? फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज, और उनके साइड मतलब नेबर समझते हो ना, नेबर मतलब आपके पड़ोसी विलेज बहुत सारे जुड़े हुए हैं। पड़ोसी विलेज, टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। 3 किलोमीटर की दूरी पे मतलब जो हमारा पालमपुर है विलेज, एक मिनट स्टूडेंट्स, जो हमारा विलेज पालमपुर, ठीक है, उसी के 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे क्या है? देखो, मान लो ये पालमपुर है, इसके 3 किलोमीटर दूरी में एक और शहर है, एक और विलेज है, और उसका नाम है रायगंज। अच्छा नाम है ना, रायगंज। ठीक है, उसका नाम रायगंज है। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो कौन सा विलेज है आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, और इसके क्या साथ साथ है? वेल कनेक्टेड नेबरिंग, ये तो समझ गए, छोटे छोटे टाउन्स इसके साथ जुड़े हैं। और 3 किलोमीटर की दूरी पे एक और बड़ा विलेज है, बड़ा विलेज, आप देख रहे हो, बड़ा विलेज, अ बिग विलेज नेम रायगंज। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात होती क्या है यहाँ पर? ठीक है, अब देखो कनेक्टिविटी पालमपुर, बहुत सारे मतलब विलेजेस हमने बात किए कि बहुत सारे रोड वगैरह और छोटे छोटे प्लेसेस पालमपुर के साथ क्या हुए? कनेक्टेड हैं। क्या है? कनेक्टेड हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं।
समझ गए। चलो फिर पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि द विलेज हैज़ एन ऑल वेदर रोड, मतलब एक अच्छे अच्छे खासे रोड मतलब उस विलेज के साथ जुड़े हुए हैं, विच इज़ कनेक्टेड इन नियर बाय प्लेसेस, बहुत छोटे छोटे प्लेसेस के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साइड में जितनी प्लेसेस है, जैसे हम जिस तरीके से रायगंज की बात की थी, रायगंज की, वो भी जुड़ा हुआ है कि जैसे बहुत रोड के कारण कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। चलो फिर अब आगे करते हैं। तो किस तरीके ज़्यादातर पालमपुर में किस तरह के विलेजेस पालमपुर में किस तरीके के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दिखाई देते हैं, जैसे बुलक कार्ट समझते हो ना, ये बुलक कार्ट वगैरह, ये टोंगास, जीप वगैरह चलती हैं, ठीक है। ये और मोटरसाइकिल छोटी बड़ी वहाँ पर दिखाई देती है। और ये सब सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कहाँ दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें पालमपुर में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज़ की बात, दोनों टॉपिक ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक आप लोग ने इस फिगर डायग्राम के द्वारा समझ गए होंगे, ठीक है। अब ऐसे ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाओ, ठीक है। ऐसे वहाँ पर छोटे मोटे जीप, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक्स वगैरह वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें ट्रांसपोर्ट विजिबल रहते हैं, ठीक है, दिखते हैं। चलो फिर अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज़, और वो क्या है देखते हैं। चलो अब देखो पालमपुर में टोटल कितनी फैमिलीज रहती है, 450 फैमिलीज रहती है। कितनी, 450 फैमिलीज, ठीक है, 450 फैमिली रहती है, ठीक है। और अलग अलग कास्ट की रहती होंगी, ठीक है, अलग अलग कास्ट के, इसलिए यहाँ लिखा है सेवरल डिफरेंट कास्ट लाइव इन द विलेज। डिफरेंट टाइप के कास्ट के लोग वहाँ पर कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं। कौन से विलेज में, पालमपुर का नाम मत भूल जाना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आता है 80 अपर कास्ट फैमिली से, टोटल 80 अपर कास्ट फैमिली से हैं। और 1/3 पॉपुलेशन किसकी है, SC कास्ट वाले, यानी कि क्या दलित कास्ट समझते हो ना, हाँ, ठीक है, उसे SC कास्ट कहते हैं, ठीक है। जो नीचे कास्ट वाले होते हैं उनकी 1/3 पॉपुलेशन है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि कैसे टाइप के लोग, शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल कास्ट दो होते हैं, एक शेड्यूल कास्ट है, एक शेड्यूल ट्राइब वाला होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है शेड्यूल कास्ट की, ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, इसकी मेन बात है। चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने जो बात की थी कि यहाँ पर टोटल कितनी फैमिली होते हैं, 450 फैमिली होते हैं, सेवरल डिफरेंट टाइप के कास्ट रहते हैं। तो हमने भी यही पढ़ा कि वहाँ पर सेवरल डिफरेंट टाइप के कास्ट फैमिली वहाँ पर पालमपुर में रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की, जो है 1/3 जो पॉपुलेशन है वो है SC दलित कास्ट की, यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले की, ठीक है। और टोटल 80 अपर कास्ट फैमिली वहाँ पर रहती है, ठीक है। अब देखो लाइव इन कॉर्नर SC कास्ट को देखो कैसे रहने को बोलते थे। जो SC कास्ट वाले होते हैं वो विलेज के एक कोने में रहते थे, जबकि उनकी पॉपुलेशन SC अपर कास्ट वाले से ज़्यादा थी, ठीक है। उनकी 1/3 पॉपुलेशन थी स्टूडेंट्स, 1/3। तो उनको कहाँ रहना पड़ता था, जो विलेज की कॉर्नर वाली एरिया है वहाँ पर वो छोटे छोटे घर बना के रहते थे, जिसे हम झुग्गी वगैरह कहते हैं ना। और वो किससे बने रहते हैं, मड और स्ट्रॉ से बने रहते हैं। और वो लोग ज़्यादातर लोग क्या क्या होते हैं, लैंडलेस, बिना लैंड के रहते हैं, ठीक है। और 80 अपर कास्ट वाली फैमिलीज़ को कैसे कहते हैं, उनकी मेजोरिटी जो थी लैंड की वो ज़्यादा थी, ठीक है। और बड़े बड़े वो कहाँ पर रहते हैं, बड़े, इनकी बात करते हैं। देखो पहला क्या है, वो उनकी मेजोरिटी वहाँ पर थोड़ी लैंड की ज़्यादा थी, जबकि वो लोग कम लोग थे, ठीक है। और उनको कैसे, कौन सी जगह पर रहते हैं, जैसे बिग हाउसेस में रहते हैं। और वो सब किससे बने रहते थे, हाउस वगैरह ब्रिक से बने रहते हैं, सीमेंट से बने रहे, और सिर्फ प्लास्टर कर रखा था कि घर मजबूत रहे, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पक्का हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्का हाउस। लेकिन इनका जो था SC का चले, ये होता है कच्चा हाउस, ठीक है, कच्चा हाउस इसका था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
देखो पब्लिक फैसिलिटीज़ इन पालमपुर में कैसी कैसी फैसिलिटीज़ थी। देखो मोस्ट ऑफ द हाउसेस कैसे थे, वहाँ पर ज़्यादातर हाउसेस में क्या थे, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर ले, ठीक है। ज़्यादातर हाउसेस में क्या थे पब्लिक फैसिलिटीज़ में, कि सबसे पहला ये है कि सबके घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन रहता ही रहता था। इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन की हमेशा रहता था। दूसरी चीज़ क्या थी, द विलेज है 2 प्राइमरी स्कूल, उस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल थे और सिर्फ एक ही हाई स्कूल था, सिर्फ एक हाई स्कूल, एक मिनट, सिर्फ एक हाई स्कूल था और 2 प्राइमरी स्कूल थे, 2 छोटे स्कूल थे, एक हाई स्कूल था, बड़ा स्कूल था जो बड़े बच्चों के लिए होता है, जो 9th to 12th के लिए होता है, और जो फर्स्ट टू 8th के लिए होता है वो है प्राइमरी स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट है देयर आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और विलेज में पालमपुर के विलेज की पूरी फैसिलिटीज़ के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या था, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, जहाँ पर से गवर्नमेंट क्या थे, जहाँ पर वो गवर्नमेंट का था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो था वो गवर्नमेंट का था, लेकिन उनमें से एक प्राइवेट डिस्पेंसरी था जहाँ पर जो सिक पीपल थे, बीमार हो जाते थे, वो लोग वहाँ पर बचाते थे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे वेल डेवलपमेंट सिस्टम जहाँ जैसे पालमपुर में क्या थे, जैसे रोड थे, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, ये हर एक चीज़ वहाँ पर थी ही थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम नई चीज़ से। अब देखते हैं स्मॉल स्केल फार्मिंग। अब देखो स्मॉल स्केल फार्मिंग क्या होता है, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो मतलब फार्मिंग से हट के था पालमपुर में, फार्मिंग से हट के, मतलब कुछ लोग क्या करते थे, खेती करते थे, कुछ लोग क्या थे, खेती नहीं करते, जो खेती नहीं करते उन्हें हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो पालमपुर के, जैसे स्मॉल स्केल फार्मिंग, छोटे मोटे जॉब करना, जैसे सिलाई मशीन चलाना, कपड़े बनाना, ये सब होते हैं स्मॉल स्केल फार्मिंग, जो आपको यहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेटिंग करना, ट्रांसपोर्ट का काम होता था। शॉपकीपिंग करना, एक जगह पर बैठ के शॉपकीपर बन के, मतलब शॉप का ध्यान देना, शॉप की चीज़ें बेचना, उसे हम कहते हैं शॉपकीपिंग। मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी वगैरह प्रोडक्ट्स का काम करना, ठीक है, उनका प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन का काम करना, ये सब थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमने कर ली चारों की बात, ठीक है, बहुत ही ईजी पीजी, ठीक है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल, ये सारे प्रोडक्शन जो होते थे कोई लिमिटेड स्केल में होते थे, बड़े स्केल्स में नहीं होते थे, ठीक है। दे आर रिक्वायर मनी, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन एफर्ट्स, ये सब लगते ही लगते थे, ठीक है। ये हो गई थी मेन बात यहाँ पर, ये थे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में, क्या थे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ठीक है, मैंने एक्ट लिख दिया, यानी एक्टिविटीज़ लिखे देते हैं, एक्टिविटीज़ थे, ठीक है, पालमपुर में भी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ मेन एक्टिविटीज़ है जो आपको याद करना है। आपसे पूछ सकते हैं कि पालमपुर में कौन कौन से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है, तो आपको इन्हीं चारों का नाम लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे पालमपुर की, ठीक है, बहुत मेन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात होने वाली है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की। तो आ जाओ, देखो प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन सबसे पूछेंगे आप लोग से, क्या है, इट इज़ द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्शन हम उसे कहते हैं, जब भी हम किसी गेहूं को उगाने के लिए क्या करते हैं, तो हम पहले उसके लिए बीज लगाते हैं, जब गेहूं बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो हम उसे कट कर देते हैं, फिर कट करने के बाद क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशिंग करने के बाद हम उसे मतलब सैक्स में डाल देते हैं, सैक्स समझते हो, बोरी वगैरह में डाल के भिजवा देते हैं, उनका प्रोडक्ट बना के भेज देते थे। इसी तरीके से हम उसे प्रोडक्शन कहते हैं, किसी भी मतलब रिसोर्स को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं प्रोडक्ट में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन, ठीक है। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट में बदल देते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है एम ऑफ प्रोडक्शन, क्या एम है प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज दैट वी वांट, मतलब मेनली एम क्या है प्रोडक्शन क्यों करते हैं, जैसे अच्छी कमाई हो, अच्छा सर्विस हो, इस कारण वो हम लोग चाहते हैं, यही है प्रोडक्शन गुड्स, अच्छा खाना दे और अच्छे सर्विस चले, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता कोई, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। अब क्या क्या फैक्टर है प्रोडक्शन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। जैसे सबसे पहला आता है लैंड। किसी भी मतलब हमें गेहूँ उगाना है, कोई भी चावल उगाना है, व्हीट एंड राइस उगाना है, कोई भी प्रोडक्शन हमें करना है, तो ये 4 तरह के फैक्टर्स के बारे में हमको पढ़ना ही पड़ेगा। पहला लैंड, दूसरा लेबर, क्योंकि हमें क्या करवाना है, लैंड से क्या काम आएगा। देखो यार स्टूडेंट्स, अभी इसका एग्जांपल देते हैं, रुको। और तीसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी, चौथी चीज़ ह्यूमन एक्टिविटी। ये 4 चीज़ हैं सबसे मेन जो आपसे हर वक्त पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यू हैव टू से द आंसर दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, दैट इज मेन। ठीक है, ये टाइप के चलेंगे ही, क्योंकि अब देखो इसका एग्जांपल ये मतलब सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन कर देते हैं और फैक्टर के रूप में बना देते हैं। जिस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं आप सभी के लिए, तो रुको 1 मिनट रुकने का आपको है समय। ठीक है, तो आप अगर देखो, मान लो ये एक लैंड है, ठीक है, जस्ट यू हैव टू सी एंड आंसर इट। ओके, अब ठीक है, ये वाला ये है लैंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, ये है आपका मतलब सैंड वगैरह, ठीक है, मिट्टी है। यहाँ पर हमको मतलब प्रोडक्शन करना है। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या, सबसे पहले लैंड चाहिए। लैंड के लिए हमें थोड़ी छोटी जगह चाहिए होती है, और जगह नहीं रहेगी तो हम कहाँ पर करेंगे, इसलिए सबसे पहला लैंड का नाम है स्टूडेंट्स। क्या नाम है, लैंड का। इस कारण ही कि सबसे पहला लैंड का नाम है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ। अब आगे सुनो, लैंड की बात हुई कि हमें सबसे पहले लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उस पर प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी चीज़ हमारा है लेबर। लेबर क्यों, अगर देखो किसी का बिग फार्मिंग का काम है तो वो अकेले बैठ के तो नहीं कर सकता ना, अकेले करेगा तो थक जाएगा, और थक जाएगा तो कुछ दिन बाद तबीयत खराब हो जाएगी। तो उससे क्या करने की जरूरत, सब लोग मिल के काम करें। लेबर जो आके काम करेगा उस पर, बहुत सारे लेबर आके काम करेंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, इसलिए हम उसे लेबर का काम करते हैं, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल कैपिटल के बारे में हम बाद में करेंगे, जिसमें 2 तरह की चीज़ आती है। एक फिजिकल कैपिटल में 2 तरह की कैपिटल आते हैं, वो है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जिसकी हम आगे बात करें। और ह्यूमन कैपिटल तो सबसे है, जिसके अंदर स्किल्स हो, नॉलेज हो, वही इन सारे फैक्टर जो हैं उनको समझ पाता है। ठीक है, ये सबसे मेन था। अब आगे आते हैं। ठीक है, आ गए हैं, चलो जी। अब हमारा आता है नेक्स्ट, लैंड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। लैंड मतलब क्या है, एक ऐसा मतलब एक अलग टाइप का नेचुरल रिसोर्स है जहाँ पर मतलब कोई फॉरेस्ट मिनरल्स का काम हो। सेकंड चीज़ जो है लेबर हमारा। ठीक है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट, ध्यान से। ठीक है, जो लैंड ये मतलब एक अलग टाइप के नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो मतलब सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब तो कहाँ पाए जाते हैं, लैंड में ही तो पाए जाते हैं ना। बिल्कुल। अब लेबर की बात करते हैं। देखो यहाँ पर लैंड के पूरे उसके पिक्चर के साथ आपको समझाया गया। दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ थी, अब दूसरी चीज़ पे। अब लेबर, पीपल हु विल डू वर्क, सीधे से आता है जो मतलब पीपल, लोग जो काम करे। ठीक है, जो काम करे। प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्स बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए दोनों चीज़ की जरूरत होती है, स्किल और अनस्किल्ड लेबर्स को भी। ठीक है, अब आ जाओ 13 पेज पे। अब देखो मैंने आपको बात की थी कि जो फिजिकल कैपिटल है वो 2 ग्रुप से बटा है। सबसे पहली चीज़ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल जो है वो है फिक्स कैपिटल, इसका जो टाइप है। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। ठीक है, चलो जी, कलर चेंज। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। देखो हमारा क्या था, फिजिकल कैपिटल ना। ओके, फिजिकल कैपिटल जो है वो 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है, 2 ग्रुप्स में। और वो क्या है, वर्किंग कैपिटल, आप कैपिटल यहाँ लिख लेना, और दूसरा है फिक्स कैपिटल। नाम से ही अब आपको समझ आना चाहिए ये फिक्स्ड है स्टूडेंट। ठीक है, फिक्स्ड। ठीक है, वर्किंग मतलब जो 1-2 दिन तक चल सके, जैसे पैसे का काम, हैंड टू हैंड मनी। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हैंड टू हैंड मनी। दूसरी चीज़ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल समझते हैं,
जो फिक्स एक जगह पे, जिस तरह से एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, बिल्डिंग। एग्जांपल क्या लिया मैंने? बिल्डिंग। बिल्डिंग मैंने क्यों लिया? देखो बिल्डिंग जो है एक बार बनाया जाए तो बहुत सालों तक चलता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन बनाया अगले दिन तोड़ा फिर नई बिल्डिंग, नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत सालों तक चलता है, 10 साल तक चलती है। बहुत बिल्डिंग ऐसी हैं जिसे मतलब तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर ये होगी उसकी बात। अब आ जाओ, ये था वर्किंग कैपिटल। आ जाओ, इनके बीच का भी डिफरेंस समझेंगे। देखो देखो ये क्या इंक्लूड करता है। देखो फिक्स कैपिटल इंक्लूड टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। यही मैंने आपको सेम चीज़ बताई। जो फिक्स कैपिटल तो क्या इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को लाता है? टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स जो बहुत सालों तक चल सकते हैं, दैट कैन यूज फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं जैसे प्लफ, जनरेटर, कंप्यूटर, बिल्डिंग्स, मशीन्स। ये सारी चीज़ें होती हैं जो फिक्स कैपिटल में आती है। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो मतलब सिंपल मटेरियल हो, जिसे रॉ मटेरियल हो, जो कुछ ही दिन कुछ 1-2 दिन तक चल सके। मनी, ठीक है, मनी बेस्ट एग्जांपल, हैंड इन हैंड मनी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट भी भाई। ठीक है, 14 फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, सुनो ध्यान से। ठीक है, देखो मैंने बताया कि फिक्स कैपिटल 2 तरह के हैं। पहला जो है, रुको कलर चेंज, ओके, पहला है आपका दैट इज फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ये सबसे पहला पॉइंट है। आपको इस तरीके से ही ऐसे मतलब दो मतलब लाइन खींचनी, मतलब एक लाइन खींचनी है, उसके बीच में पैटर्न करके लिख देना है। सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। सर फॉर लॉन्ग टर्म, फिक्स कैपिटल ज़्यादा समय तक काम होता है उसका, क्योंकि फिक्स कैपिटल एक बार बना दिए तो बना दिए। ठीक है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत शॉर्ट डेज के लिए होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? रिमेन्स इन द बिजनेस ऑलमोस्ट, ये परमानेंटली होता है। और यू नीड बाय इट एवरी बैच, मतलब हर एक समय के बाद मतलब क्या होता है, वो ख़त्म हो ही जाता है तो हमें नई चीज़ करनी पड़ती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, एक मिनट सॉरी। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपका और वर्किंग कैपिटल का मनी रॉ, इसका लैंड और मशीन्स। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, नॉलेज इन ह्यूमन कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब उसके अंदर नॉलेज होती है। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर क्या होती है? नॉलेज। नॉलेज इज मेन स्टूडेंट्स, हर एक पर्सन के पास नॉलेज होनी ही चाहिए। दूसरी, कितना एक्सपीरियंस है भाई उसे, कितना एक्सपीरियंस। क्रिएटिविटी, विजडम, स्किल्स मेन है। एजुकेशन तो होना ही चाहिए। एबिलिटी कितनी है, जजमेंट कैसा है, और ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे लोगों को ह्यूमन कैपिटल में क्यों कहा जाता है? ठीक है, आप समझो क्यों। ठीक है, नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, मतलब नॉलेज के कारण ही हम समझ सकते हैं, रुको कलर चेंज, नॉलेज के कारण ही हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की कहाँ पर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल क्या मतलब आउटपुट्स करते हैं। ठीक है, उनका मतलब क्या मतलब मार्केट के लिए प्रोडक्शन किस कारण क्यों होगा। ठीक है, ऐसे होता है। इसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब फार्मिंग कैसी होती है? फार्मिंग कैसी होती है पालमपुर में, अब हम ये जानेंगे। जैसे कि आप ये दादाजी को देख रहे हैं, ये कैसा फार्मिंग करते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, अब देखो, लैंड इज फिक्स्ड, लैंड एक फिक्स्ड एरिया में है। ठीक है, लैंड एक फिक्स्ड एरिया में। ठीक है, अब देखो, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है सबसे मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, सबसे मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, 75% इज पॉपुलेशन इज प्रैक्टिस ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि 75% लोग अगर एग्रीकल्चर पे हैं, 75% लोग एग्रीकल्चर पे हैं, तो 25% लोग जो ऐसे शॉपकीपिंग का काम करते हैं, जो नॉन फार्म एक्टिविटी से, मतलब 25% आर नॉन, ये एन है। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटी का काम करते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटी का। ठीक है, चलो फिर, आई थिंक आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म्स। ठीक है, यही मतलब है।
अब दूसरी चीज दे कुड बी फार्मर और फॉर्म लेबर, ठीक है, ये लोग फार्मर भी है और अपने खुद के लिए लेबर्स का भी काम करते हैं स्टूडेंट्स। इनको मतलब कुछ फार्मर ऐसे तो जो खुद भी कर लेते हैं, लेकिन अगर जिसका बड़ा फार्म होगा तो फार्मर्स मतलब लेबर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, ऑफकोर्स पड़ेगी स्टूडेंट्स। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्या है देखो, हाँ जी, कॉन्स्ट्रेंट। ओके, since 1916 Palampur there has been no expansion in land area under cultivation। 1960 में पालमपुर में ऐसा कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड एरिया और कल्टीवेशन में, ठीक है। और स्टेप वे टेकन बाय विलेजर्स, सम ऑफ द वेस्ट लैंड विलेज हैड बीन कन्वर्टेड। ज़्यादातर जो वेस्ट लैंड थे स्टूडेंट्स, क्या थे, ज़्यादातर जो वेस्ट लैंड थे उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, कल्टीवेटेड लैंड में बदल दिया गया। सुनो कैसे, जो भी गंदा वेस्ट लैंड समझते हो, एक मिनट, जो वेस्ट खराब लैंड होता है, ठीक है, एक मिनट क्या हो गया इसे, ठीक है, जो वेस्ट लैंड होता है स्टूडेंट्स उसे किसे कन्वर्ट उसमें मतलब जो वेस्ट लैंड होता है उसे कैसे कन्वर्ट कर दिया, एक कल्टीवेटेड लैंड, जहाँ कल्टीवेट लोग कर सके, कल्टीवेटेड लैंड में बदल दिया। इतना मतलब आया इतना अच्छा हुआ स्टूडेंट, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलो वहीं पर यहाँ भी लिखा गया है कि 1960 में कुछ ऐसा ही हुआ कि वहाँ पर एक्सपेंशन लैंड एरिया में हुआ ही नहीं, अंडर कल्टीवेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन द सेम लैंड। अच्छा, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स कि एक ही लैंड में मतलब इसका मीनिंग नेक्स्ट पे है क्या, शायद आधा अधूरा लिखा हो, ठीक है। देखो हम ना, हाँ एक मिनट, ओके 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 फाइन, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग थी इसीलिए। देखो स्टूडेंट्स, ये मतलब इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटी अवेलेबल इन पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि क्रॉप ग्रोन करना फैसिलिटीज़ पालमपुर में तो होती है, लेकिन अगर हम सही तरीके से, वो इमेजिन है, पालमपुर एक इमेजिनेशन है, लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है स्टूडेंट्स वो वेस्टर्न पार्ट में है, वहाँ पर मतलब क्रॉप ग्रोन की ज़्यादा फैसिलिटीज से वहाँ अवेलेबल ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम दो चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है, दो चीज़ों की। देखो हम जानते हैं कि जो क्रॉप्स है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये इसकी बात होगी ना, ठीक है। जो क्रॉप्स है अपना, वो दो ग्रुप्स में बटा हुआ है, एक मैं ऊपर लिख दूँ, क्रॉप्स है वो दो ग्रुप्स में बटा हुआ है, एक खरीफ एक रबी। यहाँ पर सॉरी ये इसी का है, ठीक है, अभी खरीफ की बात हो रही है, एक रबी भी होता है, ठीक है। खरीफ सीजन हम सबने पढ़ा है क्लास 6 से, ठीक है। खरीफ उसे कहते हैं जो ठंड मतलब सॉरी बरसात के सीज़न में हो, बरसात के सीज़न में। ड्यूरिंग रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ज्वार एंड बाजरा हम बरसात के सीज़न में करते हैं, क्योंकि ज्वार और बाजरा जो एक मिनट सुनो स्टूडेंट्स, जो ज्वार एंड बाजरा क्यों ये खरीफ के सीज़न में क्यों आते हैं, क्योंकि इन्हें इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा चाहिए होते हैं, इन्हें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तभी ये ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। और देखो दीज प्लांट आर यूज फॉर फॉडर फॉर कैटल, ये मतलब क्या यूज़ कर मेनली क्या इनका मतलब प्लांट्स पे क्या डाला जाता है, कैटल डाला जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या अक्टूबर से दिसंबर में लगाया जाता है, आई थिंक, ओके फाइन। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक डाउट है, हाँ रबी सीजन नहीं रहा, ठीक है। जो खरीफ क्रॉप होता है, देखो स्टूडेंट ये खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप जो कब मतलब कौन से मतलब मंथ में लगाए जाते हैं, अक्टूबर से एक मिनट, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, ठीक है, ये याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम रबी सीज़न में। रबी सीज़न जो ठंडियों के मौसम पे लगाया जाए, और वो उसका बेस्ट एग्जांपल है वीट, जो हम ठंडियों के सीज़न में लगाएं उसे हम रबी सीज़न कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो क्रॉप्स हैं, एक मिनट, जो क्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स, जो क्रॉप्स हैं वो दो चीज़ में डिवीज़न है, पहली चीज़ और दूसरी चीज़, एक है खरीफ एक है रबी। मैंने एक को आपको बताया कि ये जो होता है ये होता है रेनी सीज़न में, और ये कब होता है स्टूडेंट्स, ये होता है विंटर सीज़न में, ठंड के मौसम में। तो
जो ये वीट होता है ये कब के मौसम में होता है? ठंडियों के मौसम में। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आउट ऑफ विच फार्मर कीप इनफ वीट फॉर फैमिली कंजप्शन, मतलब इतना ज़्यादा ये लोग फार्मर लोग इतना ज़्यादा कर लेते हैं वीट कि वो एक तो खुद के कंज्यूम मतलब फैमिली के लिए कंज्यूम कर रखते हैं और उन्हें मतलब बेच भी देते हैं मार्केट में। और कहाँ पर बेचते हैं? रायगंज में जाकर। देखो शुगर केन इज़ ऑल्सो हार्वेस्टेड इन वंस ईयर। जो शुगर केन होता है वो साल में एक बार भी ही लगाया जाता है, ठीक है। शुगर केन इज ऑल्सो हार्वेस्टेड वंस अ ईयर, एक ही ईयर में लगाया जाता है। लेटर इन इट्स रॉ फॉर्म एज और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर, मतलब जो इसका जो शुगर केन का क्या बनाया जाता है? जैगरी, यानी कि गुड़ बना दिया जाता है और उसे शाहपुर में बेच दिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि स्टैंडर्ड यूनिट में हम लैंड को किस तरह से मेज़र करते हैं? देखो किस तरीके से हम मेज़र करते हैं लैंड को। तो जी हाँ, हम सब जानते हैं। हम उसे हेक्टर में मतलब उसे क्या कहते हैं? मेज़र करते हैं, ठीक है। हेक्टर में मेज़र करते हैं, यहाँ लिखा है। और इसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं मेजरिंग ऑफ लैंड का, ठीक है। और हम जो लोकल लैंग्वेज में हम जो डिस्कस करते हैं लैंड को किस तरह से करते हैं, हम बिगहा में कहते हैं, गोइंठा में कहते हैं, और भी बहुत है, ठीक है। अब देखो इस कुछ रीज़न दैट इनेबल द ग्रोथ 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर, मतलब हम एक साल में तीन तरह की डिफरेंट क्रॉप्स की कैसे ग्रोथ होता है। तो इसका रीज़न है स्टूडेंट्स, वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम, अच्छा खासा इरीगेशन सिस्टम हो, यानी कि पानी जो हो अच्छी मात्रा में हो, अच्छा सिस्टम हो इसका। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सख्त ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी की सख्त ज़रूरत, पानी की सख्त ज़रूरत। देखो सबसे पहले क्या बात है? इरिगेशन सिस्टम, ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये दो चीज़ याद कर लो, ये है इनके मेन रीज़न, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या है इवोल्यूशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन पानी? क्या इवोल्यूशन है? अर्ली पर्शियन व्हील्स वेयर आर यूज्ड बाय फार्मर टू ड्रॉ वाटर एंड द वेल्स, मतलब हमारे पहले क्या हुआ था? पर्शियन व्हील्स जो होते हैं फार्मर के लिए, मतलब किस लिए होता है? वाटर के लिए, कि मतलब जो वेल्स वगैरह से हम अब आजकल हम क्या कहते हैं? वेल्स वगैरह से मतलब इरीगेट कराते हैं स्मॉल फील्ड्स में, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर पिक्चर दिख रहे हैं कि इसे पर्शियन व्हील कहते हैं, घूमता था, पानी निकलता था, ठीक है। नाउ देयर इज अ यूज इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल। अब आपके टाइम में क्या होता है? इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स। आज की डेट में ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा मशहूर है स्टूडेंट, हर एक विलेज में ट्यूबवेल्स है, क्योंकि वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है इरीगेट के लिए। वो ज़्यादातर लैंड में ना पानी पहुंचा देता है, इस कारण ट्यूबवेल्स हर जगह यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबवेल्स, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ ट्यूबवेल्स का, अब वो जानते हैं स्टूडेंट्स। देखो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। ज़्यादातर जो पहला क्या हुआ, कुछ ट्यूबवेल्स का इंस्टॉल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी चीज़, लेटर फार्मर स्टार्ट सेटिंग ऑफ प्राइवेट ट्यूबवेल्स। कुछ दिन बाद मतलब क्या हुआ कि फार्मर लोग खुद का मतलब प्राइवेट ट्यूबवेल्स बनाए, ठीक है। और फिर क्या हुआ जाके, देखो ऐसी ही साइकिल चली, ठीक है। और एज अ रिजल्ट बाय मिड 1900 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड। क्या है बेटे बच्चों स्टूडेंट्स कि देखो ट्यूबवेल्स इतना मशहूर हुआ है कि हर जगह पे ट्यूबवेल्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर लैंड को मतलब ज़्यादातर लैंड को इरीगेट कर देता है। इरीगेट मतलब पानी चला जाता है वहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, डू यू नो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन अ कंट्री लिटिल लेस देन 40% इरीगेटेड एवन टुडे। मतलब आज के समय में बात करें स्टूडेंट तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री में कम से कम 40% इरीगेटेड हो, मतलब 40% आज के डेट में हमारे फार्मर्स मतलब खुद का पानी जो ट्यूबवेल्स के द्वारा करते हैं 40% लैंड इरीगेट हो जाते हैं, ठीक है। उन पर पानी की बौछार हो जाती है जिससे से अच्छा ग्रोथ होता है, ठीक है। लेकिन जो 60% लोग हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं? रेनफॉल पे रहते हैं, रेनफॉल पे, बरसात पे, ठीक है। वो बरसात पे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उनसे इतना नहीं मतलब उनके पास इतना अफोर्ड करने के लिए है नहीं।
अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग वेरी इजी। अगर हम एक लैंड में दो अलग अलग प्रकार के क्रॉप लगाएं तो हम उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। वेरी इजी। देखो इसका सबसे पहला क्या है, मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन अ गिव अ पीस ऑफ लैंड। देखो सबसे ज़्यादा ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत कॉमन वे है, ठीक है, सब करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उनके मतलब उनका इंक्रीज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज निकले, बस किस कौन में एक पीस ऑफ लैंड है, अ पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है। दूसरी चीज़, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल में एक ही जगह पे एक पीस ऑफ लैंड में क्या ग्रो कर दे, दो अलग अलग प्रकार, मतलब दो क्रॉप एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही जगह पे उगा दे तो हम उसे मल्टीपल क्रॉपिंग ही कहते हैं स्टूडेंट्स। ऑल फार्मर पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एंड थर्ड क्रॉप। मतलब ज़्यादातर लोग फार्मर में क्या ग्रो करते हैं, में एटलीस्ट स्टूडेंट्स में मतलब दो से ज़्यादा क्रॉप वो लोग ग्रो करते ही करते हैं। और पहली चीज़ तो पोटैटो का तो कुछ मर्जी करे तो और कुछ उगा देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग कुछ इस तरीके से होती है। देखो यहाँ पर क्या है, एक मिनट स्टूडेंट, कलर चेंज, यस। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ठीक है, आप लोग देख रहे हो कि एक जगह पर बनाना का पेड़ लगाया हुआ है, आई थिंक दिख रहा है, एक जगह पर बनाना का, देखो ये बनाना है, बनाना का पेड़ लगाया गया है, केले का श्रब्स लगाया गया है। तो उसी साइड में क्या लगाया गया है, ये गेहूं का लगाया जाता है, ठीक है, जिस तरह से ग्रो कर जाता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके ग्रो कर जाता है। एक्सक्यूज मी, ओहो, चलो ठीक है। इसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, हाँ जी, मल्टीपल क्रॉपिंग। सबसे मेन टॉपिक जो आप सबसे हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग हमारे यहीं से समाप्त होता है। अभी और देखते हैं अगर आया कुछ। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल। मतलब एक तरीका ऐसा होता है जहाँ पर हम प्रोडक्शन को और इंक्रीज करें एक ही लैंड पे, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। वेरी इजी। और ये एक नेचुरल वे है, ठीक है, मतलब एक नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, एक नेचुरल तरीका, सब कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अदर वे इज यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन हायर यील्ड। और दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि हम HIV सीड समझते हो ना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, जो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ये मॉडर्न फार्मिंग होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मॉडर्न, जहाँ इस तरीके से ये दो तरीका होता है। एक होता है हमारा मल्टीपल, रुको, एक हमारा हुआ, देखो स्टूडेंट्स, एक मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, ये एक पहला तरीका है कि हम एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। दूसरा तरीका क्या था हमारा स्टूडेंट्स, यस, दूसरा तरीका है हमारी हाई यील्डी, एक है, रुको इसको स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है एच, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये दूसरा तरीका है। अब आ जाओ, ठीक है। इट मोर इनपुट सच एज, मतलब क्या HIV सीड्स में से पेस्ट है, इंसेक्टाइड्स, फर्टिलाइजर, पॉपुलेशन इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर, यस, ओके। ये तीन चीज़ ऐसी तरीके स्टूडेंट्स जिस तरीके से हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उसका कर सके। सबसे पहली चीज़, मतलब हम इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स वगैरह डाले, और फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा, पेस्टिसाइड्स डाले, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम दे, HIV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स दे, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगेंगे। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस। देखो हम सब जानते हैं कि 1916 में मतलब क्या हुआ, एक ट्रेडिशनली हमारा क्रॉप चलता, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से हम फार्म करते थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता था ना। कौन से समय में, मिड 96 में। ट्रेडिशनल सीड नीड लेस इरीगेशन, जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे, ठीक है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, उसमें क्या होता था, बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर, और उसमें कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें हम डालते थे, सुनो, और हम लोग उसमें क्या करते हैं, काऊ डंग डालते हैं, ठीक है, और ये नेचुरल मैन्योर वगैरह डालते थे, ठीक है। मैन्योर समझते हो ना, जो काऊ डंग जिसे हम कहते हैं, काऊ डंग्स आते हैं, ठीक है, जिसे हम गोबर वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या आता है, खाद,
है ना, उसे हम कहते हैं। ऑल दीज वेयर आर रैपिडली अवेलेबल विद द फार्मर। ये सारा चीज़ ना ज़्यादातर सबके पास होती हैं, क्योंकि सबके पास गाय भैंस होती ही होती है, ऑफकोर्स होती है गाँव वगैरह में। ग्रीन रेवोल्यूशन अब की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सो लिसन केयरफुली। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुनते ही सबसे ज़्यादा मज़ा सब बच्चों को आता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये ज़्यादा चीज़ कल्टीवेशन किस लिए यूज़ किया जाता है? वीट और राइस के लिए, जहाँ पर हम कौन सी सीड्स की ज़रूरत करते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। और इसके लिए मतलब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब हाई सीड प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड जब भी हम ग्रो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बहुत सारा ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल प्लांट से मतलब बहुत सारा ग्रेन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और उनको बहुत सारा मतलब मतलब बहुत सारा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। इन सब से बहुत ज़्यादा उनको चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और अच्छा रिजल्ट भी दिखाता है, ठीक है। चलो फिर, फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये 3 जो एरिया हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो 3 जगह है, यहाँ के फार्मर ने सबसे पहला मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया, इस्तेमाल किया, ठीक है, ट्राई किया। तो यहाँ के ये सबसे पहली चीज़ याद रख लो, ये 3 जगह पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न, ठीक है, नॉट ईस्टर्न, ठीक है। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स, मतलब यहाँ के फार्मर्स से क्या क्या चीज़ यूज़ किया इनने, मतलब खुद का ट्यूबवेल सेटअप किया, इरिगेशन अच्छा खासा करा, और इन्हें HYV सीड्स का यूज़ किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का। और क्या क्या यूज़ किया? केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, ठीक है, ये भी याद करो। तीसरी चीज़, अब देखो, सम ऑफ देम बॉथ फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर एंड विच मेड प्लफिंग एंड हार्वेस्टर फास्टर। मतलब कुछ लोग में से मशीन वगैरह, मशीन की भी ज़रूरत लगे, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सब से। और प्लफ करना, हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्ट फास्ट करे, ठीक है। दे आर रिवार्ड बाय हाई यील्ड ऑफ वीड्स, ठीक है। दिस वर रिवार्ड विद द हाई यील्डिंग ऑफ वीड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे है नई चीज़, ठीक है। अब इसे ध्यान से सुनो। इन पालन द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटी वॉज 300 kg हेक्टर, ठीक है। इतना मतलब बताओ, 1300 kg हेक्टर, एक हेक्टर में इतना मतलब ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ सीड से आता था पहले के टाइम में। देखो यार स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में जो ट्रेडिशनली आते थे उसमें कितना किलो बस निकलता था? एक पीस, मतलब एक पीस ऑफ लैंड में एक हेक्टर में कितना निकलता था? 1300 kg सिर्फ एक हेक्टर में, ठीक है, एक हेक्टर में। ये ट्रेडिशनल का है। अगर हम आज के डेट की बात करें कि HIV सीड से क्या हुआ, HIV जिसमें HIV बोल देते हैं सब लोग, तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड से क्या हुआ स्टूडेंट्स? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड से उसमें मतलब 3200 से ज़्यादा, देखो, अप टू 3200 kg मतलब एक हेक्टर में निकला। बताओ कितना डिफरेंस है, ठीक है। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इतना इंक्रीज हुआ मतलब प्रोडक्शन में इतना इंक्रीज हुआ कि वो लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐसे ही हो जाता था। इससे क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वो खुद के लिए भी रख लेते थे, अपनी फैमिली के लिए भी रख लेते थे, और बाहर मार्केट में बेच देते थे। इनसे उनका भी मस्त हो रहा था काम, ठीक है। विल दिस लैंड सस्टेन? अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स के, सो लेट्स स्टार्ट इट। Cons of a modern farming method. Scientific report indicate that the modern farming method was overused to natural resource base. देखो, अगर कोई भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसे HIV सीड्स की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद ले, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ करें, तो क्या होगा? वो हमारा जो लैंड होगा ख़राब हो जाएगा यार, ख़राब,
ठीक है, हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसे ख़राब कर देगा। इन मैनी एरिया ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ फर्टिलिटी। क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से सुनना। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की इस्तेमाल की, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो ख़त्म होती जा रही है। और इससे क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ, और ये किस कारण हुआ कि हमने जो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया इसके कारण हुआ, ठीक है। अब देखो, कंटिन्यू यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरिगेशन है रिड्यूस। मतलब हम जो ग्राउंड वाटर से ट्यूबवेल्स की वजह से क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर से हम पानी निकालते थे, तो क्या वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, पानी का जो मात्रा है वो कम होने लग गई ग्राउंड से, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विद द डिजॉल्व इन वाटर। मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम कुछ भी मतलब उसमें डालते थे, ठीक है, वाटर्स वगैरह, हम जब भी कुछ भी सॉइल वगैरह में डालते तो वाटर के कारण क्या हो जाता, केमिकल फर्टिलाइजर उसमें घुल जाते थे। वो क्या प्रोवाइड करते थे, एक तो पहली चीज़ मिनरल्स, और वो क्या होते थे, पानी में डिजॉल्व हो जाते थे जल्दी, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर अवेलेबल हो जाते थे, ठीक है। बैड इम्पैक्ट, क्या बुरा इम्पैक्ट हुआ प्लांट्स के प्रति, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये इनका बैड इम्पैक्ट की बात होने वाली है कि क्या बुरा हुआ, ठीक है। द मिनरल मे नॉट रिटेन इन द सॉइल। मतलब अब मान लो जैसे हम चावल का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ राइस। देखो यार, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लेते हैं कि एक लैंड में, जैसे मान लो ये एक लैंड है, मैंने यहाँ पर राइस लगाया, ठीक है, तो इस राइस में आयरन था, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा आयरन है। अब मान लो, चलो कार्बोहाइड्रेट तो न्यूट्रिएंट्स तो सिर्फ इसमें होगा। अब पूरा बार बार मैंने इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का, और मैंने बार बार इसमें राइस लगा दिया। अब एक टाइम ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स, जब ये जो इसकी फर्टिलिटी है ना, राइस की जो फर्टिलिटी है कि आयरन पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, पूरे ग्राउंड वाटर से इस सॉइल की जो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इस कारण यहाँ पर एस्केप लिखा हुआ है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगा वाटर। दे ऑल्सो किल द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, जो मतलब जो सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। अब वो जो केमिकल HYVC जो होते हैं, उसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइज़र हम जो डालते हैं, उसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उसके कारण क्या हुआ, जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो अच्छा था प्लांट्स के लिए, सॉइल के अंदर जो होता है वो सारे मर गए, ठीक है, सब मर गए। आई थिंक यू क्लियर दिस वेरी वेल, ठीक है। अब आगे करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब हैड लेड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। क्या हुआ कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के कारण सॉइल हेल्थ, जो सॉइल की हेल्थ है वो ख़राब होने लग गई। इस कारण आज भी लेकिन लोग, पंजाब के लोग अभी भी मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र डालना बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खेती करना चाह रहे हैं और प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड। चलो जी। Environmental resources such as soil fertility and groundwater built on the over many years. Once destroyed, is very difficult to restore them. ठीक है, चलो फिर यही बात आ रहा है, एनवायरमेंटली दिक्कत करेगा, ठीक है, बहुत साल तक, और बहुत डिफिकल्ट रिस्टोर होगा, ठीक है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, एश्योर फ्यूचर। हमें अपने एनवायरमेंट का टेक केयर करना चाहिए, और हमारे जो फ्यूचर है डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का, उसका भी, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी आओ चलो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर। मतलब जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड है पालमपुर का, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पालमपुर में, ठीक है। अब इसका है मेनली डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, थिंक सो, ठीक है, सुनो। क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स लैंड,
इन एक मिनट इन पालमपुर, ठीक है। ठीक है, चलो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर। अब कैसा हुआ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर में, सुनो अब ध्यान से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आती है, ये 3 चीज़ है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। देखो, लैंड मोर देन 2 हेक्टेयर 60 फैमिली, सबके ज़्यादातर लोग 60 फैमिली जो हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ही लैंड है। लैंडलेस लोग जो थे वो टोटल 1/3 फैमिली है, यानी कि 150 फैमिलीज़ हैं, और जिनके पास वो दलित हैं, ठीक है। ये लोग होते हैं लैंडलेस लोग, इनके पास ज़मीन नहीं होती है। लेकिन कुछ 60 फैमिलीज़ ऐसी होती है स्टूडेंट्स जिनके पास मतलब 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ही लैंड है, ठीक है। लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, वो है 240 फैमिली। अंडरस्टैंड? 400 फैमिली रहती है, 240 फैमिली जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम हो, 150 फैमिली ऐसी जिनके पास कुछ भी ना हो, लैंडलेस हो, ये लैंडलेस हैं, ठीक है, अकेले लैंडलेस अकेले। और 60 फैमिली ऐसी जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, टोटल कितना हो, 450 फैमिलीज, ठीक है। ऐसे कल्टिवेशन ऑफ सर्च प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडवोकेट इनकम, दे नीड लोग एडिशनल ऑक्यूपेशन, सबके पास एडिशनल ऑक्यूपेशन होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली नॉट द पीपल इंगेज द एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड कल्टिवेशन। देखो अब दिक्कतें तो आती हैं, ठीक है। अब कुछ पीपल जो होते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लैंड है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ज़रूरी है कि जो जिनके पास लैंड नहीं है स्टूडेंट्स, जिनके पास लैंड नहीं है, तो उनको भी थोड़ा मिलना ज़रूरी है ताकि वो भी कल्टीवेशन कर सके, स्टूडेंट्स वो भी कल्टीवेशन कर सके। तो यहीं पर कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बात हो रही है, व्हाट विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर को क्या प्रोवाइड किया जाए, लेबर को, ठीक है। चलो अब इनकी बात कर लेते हैं, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फॉर फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड और लेबर के बाद हमेशा फैक्टर प्रोडक्शन नेसेसरी है स्टूडेंट्स। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग जो होता है एक बहुत बड़ा ग्रेट डील होता है, किसके भी हार्ड वर्क के बिटवीन, ठीक है, फार्मिंग जो है मेनली, ठीक है। अब देखो, स्मॉल फार्मर कल्टिवेट देयर फील्ड विद देयर फैमिलीज। ज़्यादातर जो छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो अपना जो फील्ड कल्टिवेट करते हैं, वो किसके साथ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ ही कर लेते हैं। स्मॉल फैमिली कल्टिवेट देयर फील्ड विद देयर फैमिलीज थ्रू दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड द फैमिली देमसेल्व्स, ठीक है। उन्हें मतलब लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वाइल मीडियम एंड लार्ज हायर फार्म लेबर टू। अब देखो मीडियम और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, किससे हायर कर रखते हैं, छोटे मतलब जो लेबर्स होते हैं ना, वो उनके मतलब फील्ड में आके काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, कौन किसके फील्ड में आके काम करता है, किसके लिए क्या ग्रेट डील है, ठीक है। नेक्स्ट, फार्म लेबर्स, ठीक है। Farm labor come either from landless families और families cultivating a small plot of land, ठीक है। फार्म लेबर्स की अब यहाँ बात होने वाली है कि देखो, जो फार्म लेबर्स होते हैं वो कहाँ से आए रहते हैं, ना ही वो लैंडलेस फैमिली से आए होते हैं, और ना कि वो फैमिलीज जो कल्टीवेट करते हैं और छोटे छोटे प्लॉट्स करते हैं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट बात हो रही है कि यहाँ पर farmer labor does not have right over the grown on land. Farmer labor do not have right over the crop grown. ये मेरी चीज़ है कुछ ऐसी, आपको जान के रखनी चाहिए। वेयर्स कैन बी इन कैश और क्रॉप, ठीक है। जो फार्मर मतलब जो छोटे छोटे लेबर्स, उन्हें कैसा मतलब वेजेस क्या मिलते थे, उन्हें कैश मिल जाता था कभी कभी, या फिर क्रॉप मिलता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है, एंड क्रॉप टू क्रॉप, ओनली फॉर द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एंड अदर, ठीक है। The variation in duration in employment. Farm labor might to be employed on a daily basis on a particular farm or factory harvesting or a whole year. देखो यार, जो एम्प्लॉयमेंट है उनके बारे में दो तो रखे हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, शायद इसी चैप्टर में वो अच्छा होगा,
ठीक है। अब देखो यार, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट ऐसे मतलब डेली बेसिस के कारण कोई मतलब कुछ पर्टिकुलर मतलब उनके पास है नहीं जॉब, वो किसी और की जगह पे आके काम करे, फिर अगले दिन निकल जाए, वो तो अच्छा नहीं। कुछ ऐसा ही ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था। ओहो, ये क्या हो रहा है? ठीक है, आ गया। डू यू नो, क्या तुम लोग जानते हो कि जो मिनिमम वेजेस ऑफ फार्मर लेबर सेट बाय गवर्नमेंट, जो सबसे कम वेजेस है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनी गई है, वो है 300 रुपये। 300 रुपये हर एक दिन मतलब पर डे। हर एक दिन कितना रुपये मिलना चाहिए? 300 रुपये मिलना चाहिए हर एक छोटे से छोटे फार्मर को। और ये कब हुआ था? मार्च 2017 में। प्रॉब्लम क्या हुई थी? देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने लगे, इनके ऊपर बहुत कंपटीशन हुआ। किसके बिटवीन? लेबर के बिटवीन। आई एम सो सॉरी क्योंकि बीच में कॉल आ गया था। ओके फाइन, सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, इसके बीच में बहुत हैवी कंपटीशन हुआ वर्क के बिटवीन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो लोअर वेजेस वाले थे उनके लिए भी काम करने लग गए। सो पीपल एग्री विद द वर्क ऑफ लोअर वेजेस ओनली। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आ गया है हमारा नया टॉपिक, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, अब क्या होता है इस टीम में, इस गेम में? ठीक है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, दैट्स व्हाई नाउ द फार्मर नीड मोर मनी। ठीक है, देखो स्मॉल फार्मर, मीडियम, लार्ज फार्मर में क्या डिफरेंस है, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं स्टूडेंट्स। जानना ज़रूरी है। देखो, दो तरह में डिवीज़न है, छोटे फार्मर, बड़े फार्मर। जो छोटे फार्मर होते हैं वो मतलब किस किस से पैसे ले सकते हैं, वो मनी लेंडर्स से ले सकते हैं। और जो बड़े फार्मर्स है वो मतलब क्या करते हैं, पैसे बचा के रख लेते हैं, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर होते हैं ना वो खुद का पेट अच्छे से भर पाते हैं ना वो बेच सकते हैं, तो उनके पास वो मनी क्या करते हैं ना बचा सकते हैं, तो क्या करते हैं, किससे बोरो करते हैं, किससे पैसे लेते हैं? मनी लेंडर से बोरो कर लेते हैं। और भी सुनो बात, ठीक है, जो और वो लोग जो बड़े फार्मर्स, मीडियम फार्मर होते हैं वो सेविंग कर रखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सच लोन इज़ वेरी हाई। देखो इनके पास बहुत मतलब जो इनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इस कारण उन्हें किससे बोरो करना पड़ता है पैसे? मनी लेंडर से। मनी लेंडर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो स्मॉल फार्मर्स है वो किससे मतलब मनी बोरो करते हैं, तो यू हैव टू से द आंसर, दैट इज मनी लेंडर। ठीक है, चलो। In the rate of the interest on such loan is very high. Put the great and in distress repay and loan. ठीक है, देखो thus they are able to arrange for the capital needed। कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स ही इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है, ये बहुत छोटी बात है। ठीक है, सबके साथ है। अब बात है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनकी बात भी कर लेते हैं कि सरप्लस होता क्या है। सो लेट अस सी क्या बात है। लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस व्हीट और ऑन द लैंड। अब हम लोग सोचते हैं कि जस्ट आप सभी को सोचना है कि लेट अस सपोज स्टूडेंट्स, अगर कोई फार्मर है वो अपने ही लैंड में वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। द वीट इज हार्वेस्ट एंड प्रोडक्शन इनकम्प्लीट। ठीक है, अब वीट जो हो गया वो हार्वेस्ट भी हो चुका है, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। व्हाट डू फार्मर डू विद द वीट नाउ? अब वो फार्मर कर क्या रहे? फार्मर रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर फैमिली। अब देखो फार्मर क्या कर रहा होगा, देखो फार्मर क्या कर रहा होगा, यहाँ पर आंसर है कि वो फार्मर कुछ अपनी फैमिली के लिए बचा लेता है और कुछ अपनी फैमिली के लिए कंज्यूम करता है और बाकी सरप्लस में बेच देता है, सेल कर देता है। ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी पीजी। ठीक है, ये भी हो गया है। यस, 2 बार आया, आई थिंक सो।
नहीं, अलग है, ठीक है। स्मॉल फार्मर और मीडियम फार्मर, देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, ठीक है। उनका टोटल प्रोडक्शन ही बहुत कम रहता है, जिसके कारण वो खुद के लिए ना बचा सकते हैं ना किसी और के, जैसे कि मैंने बताया। और जो मीडियम फार्मर होते हैं, बड़े फार्मर होते हैं, क्या कहते हैं, सप्लाई भी कर लेते हैं, खुद के लिए कंज्यूम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग बाय भी कर लेते हैं, सेल भी कर देते हैं और शॉपकीपर्स को दे भी करते हैं। और कहाँ पर सेल करते हैं, अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ में, मतलब क्या कर देते हैं, खुद देखो यार, खुद के लिए कंज्यूम कर लेते हैं फैमिलीज़ के लिए, फॉर देयर फैमिलीज। एंड अनदर वन इज दैट वो सरप्लस कर देते हैं, सरप्लस। चलो जी, कुछ इसी तरीके से होता है। जो मतलब क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनना, जो मतलब मीडियम या फिर, एक मिनट क्या आ रहा है, लार्ज फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे मतलब खुद के लिए भी इतने आलू करते हैं प्रोडक्शन, वो लोग दे भी देते हैं और खुद के लिए ले भी लेते हैं, दोनों कर देते हैं स्टूडेंट्स, दोनों। चलो, बेनिफिट्स ऑफ अर्निंग, क्या बेनिफिट्स अर्निंग के लिए, ठीक है। तो देखो, मीडियम और फार्मर लार्ज फार्मर के मोस्टली मनी सेव इन द बैंक। ज़्यादातर मतलब जो मीडियम और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, मीडियम और जो बड़े लार्ज फार्मर होते हैं, कैसे बेनिफिट्स करते हैं अर्निंग का, वो क्या कहते हैं, वो सारा मनी बचा लेते हैं और कहाँ पर कर देते हैं, वो मतलब बैंक में जाकर क्या करते हैं, वो लोग सेव कर लेते हैं, गिव एज अ क्रेडिट एज टू अ स्मॉल फार्मर। अब देखो, एबल टू अरेंज कैपिटल, अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट सेशन। ये एक ऐसा पार्ट होता है अर्निंग का, दैट दे कैन केप्ट फॉर देयर कैपिटल फॉर देयर नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन के लिए भी वो लोग बचा के रखते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़, सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाय कैटल। कुछ फार्मर ऐसा सेव कर रखते हैं, मतलब वो लोग मतलब पैसे इसलिए बचा रखते हैं ताकि वो मतलब कैटल्स और ट्रक्स वगैरह खरीद सके, ठीक है, और शॉप्स के लिए। चलो नेक्स्ट, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब कुछ हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो पालमपुर में होता आता है। कितने परसेंट करते हैं, 25%, ठीक है, 25% आर दी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर और 75% आर दी फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलो जी, देखो अब हम बात करने वाले हैं डेयरी। ये क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटी है, क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटी। आज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आगे अब देखते हैं क्या है डेयरी। देखो, कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज इन पालमपुर। ज़्यादातर जो कॉमन मेथड जो है, जो ज़्यादातर फैमिलीज में पालमपुर में होता है, वो अब क्या है भाई, एक मिनट, कलर चेंज, लेट्स चेंज दी कलर, ठीक है। ये मेन कारण है, एक तो पहली चीज़ ये, दूसरी फ्रॉम देयर इट इज़ अ फर्दर ट्रांसपोर्ट, मतलब ज़्यादातर क्या होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक टाउन से दूसरे टाउन तक, दूसरे सिटीज़ से, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी बात क्या है, द मिल्क इज सॉल्ड इन रायगंज इन द एट अ मिल्क सेंटर। जो मिल्क होता है कहाँ पर, मतलब सॉल्ट के कहाँ पर बेचे जाते हैं, वो बेचा जाता है, एक मिनट जी, रायगंज में, ठीक है, रायगंज। और कहाँ पर, मिल्क सेंटर पर, ऐसी कई जगह पे नहीं दे देते, मिल्क सेंटर पर ही देते हैं। People feed their buffaloes on various kinds of grass and ज्वार एंड बाजरा। पीपल अपने मतलब बफेलोस वगैरह को फीड करवाते हैं और अलग अलग प्रकार के घास, ज्वार, बाजरा से। अब नेक्स्ट, स्मॉल स्केल फार्मिंग की बात कर लेते हैं, तब भी टॉपिक है तो करना पड़ेगा। चलो जी, वेरी वेरी इजी टॉपिक, स्मॉल स्केल फार्मिंग, ये भी आता है नॉन फार्म एक्टिविटी, ठीक है। चलो क्या है, लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन अ मैन्युफैक्चर इन पालमपुर। 50 से कम लोग जो हैं वो मतलब वो ये सारा स्मॉल स्केल फार्मिंग में काम करते हैं, कहाँ पर, पालमपुर में,
कहाँ पर? पालमपुर। और कितने? 50 से कम पीपल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पालम इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में करते हैं वो मतलब बहुत ही मतलब सिंपल प्रोडक्शन लाता है, ये सिंपल प्रोडक्शन मेथड है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल, ठीक है। मोस्ट ऑफ देवर कैरिड आउट टू दी होम विद देयर फैमिलीज। अब ज़्यादातर काम होते हैं फैमिलीज़ के द्वारा, जो फैमिली लेबर हम जिसे कहते हैं। लेबर आर हायर्ड रेयरली, जो लेबर होते हैं बहुत कम ही। जैसे फार्मर्स होने में क्या करते हैं, लेबर्स को हायर करते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा काम रहता है तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक एक पर्सन ही काम थोड़ी ना कर सकता है, बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस कारण वहाँ पर बड़े बड़े फार्मर, बिग मीडियम फार्मर क्या करते हैं, लेबर्स को हायर कर लेते हैं। लेकिन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में बहुत रेयर होते हैं। क्या होता है? बहुत रेयर हायर करते हैं लोगों को, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट और कौन से है? द शॉपकीपर पालमपुर। अब कुछ और भी बात कर लेते हैं। शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। अब कुछ शॉपकीपर जो एक कोने में एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, ठीक है। अब उनकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। पीपल इन्वॉल्व द ट्रेड आर नॉट मैनी, ठीक है। ये उनकी छोटी मोटी बात है कि वो एक ही चीज़ आइटम ले रखते हैं। और जैसे राइस, एक मिनट, जैसे राइस, वीट, सोप, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें वो स्टोर कर रखते हैं स्टूडेंट्स। ये तो नॉर्मल, दे आर स्मॉल जनरल स्टोर इन पालमपुर। बहुत छोटे छोटे जनरल स्टोर्स पालमपुर में है, ठीक है। द ट्रेडर्स बाय वेरियस गुड्स एंड होलसेल मार्केट। जो ट्रेडर्स वगैरह है मतलब बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के गुड एंड सेल्स वगैरह कर रखते हैं, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको याद करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्मॉल सेल फार्मिंग का इतना नहीं पूछेंगे, कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफर फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर। सबसे फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर की बात अब करने वाले हैं हम सभी, ठीक है। अब क्या है? वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्ट विद पालमपुर। ज़्यादा मतलब अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स पालमपुर के साथ जो मतलब अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स किसके साथ ज्वाइन है? रायगंज के साथ। और कौन से मतलब ऐसे कौन सी विलेज के साथ? पालमपुर के साथ। अलग अलग प्रकार के रोड कनेक्ट है किसके साथ? रायगंज के साथ, ठीक है। एक एक चीज़ रिवीजन हो रहा है, जैसे रिक्शा, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे इन्हें हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कहते हैं, जो ज़्यादातर वहाँ पर दिखाई देते हैं। रिक्शा, टोंगा, जीप, ट्रैक्टर, ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो, दे फेरी पीपल एंड गुड एंड वन प्लेस टू अनदर। ये एक चीज़ से लेके दूसरी एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ले जाते हैं और पेड करते हैं, ठीक है। Next, the number of people involved in transport have grown over the last several years, ठीक है। ये बहुत ही इजी था स्टूडेंट्स, बहुत इजी चैप्टर था, ठीक है। एंड आप सभी को बता दें बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। ये आप सभी के लिए एक वन शॉट वीडियो था स्टूडेंट्स। मैंने इसलिए कहा था ये वन शॉट रिवीजन समझो या फिर वन शॉट चैप्टर समझो, बात एक ही है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत ही इजी चैप्टर था ये, आप सभी के लिए। आई नो वेरी वेल कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, ठीक है। सो थैंक यू। और बेसी एकेडमी में आप सभी का जो नए बच्चे आए हैं उन सभी का बहुत स्वागत है बच्चों। कोई भी मतलब आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, आप सभी आइए यहाँ पर पढ़ने, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा आप सभी को। सो हैव अ गुड डे टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू दैट यू आर प्रेजेंट हियर टू सी दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ऑल। तो गाइस आई थिंक आपको इस वीडियो को देख के कोई विद्या ज़रूर मिली होगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे टू ऑल, ठीक है। चैप्टर 1 आज हमारा कंप्लीट होता है। कौन सा? इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इको का चैप्टर 1 हो गया है। इको का चैप्टर 1, 3 हो गया है, 2 अभी करवाना है। सो सॉरी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हो जाएगा वो भी। चलो फिर, ठीक है। गुड बाय टू ऑल, बाय।